चलो देखो बच्चों, ध्यान से समझना, कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज पूछ लेना। तो लास्ट क्लास में देखो, एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या हम बता रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मैंने आपको बताया था। एंटीबॉडी के पास होती है पैराटॉप्साइड और एंटीजन के पास होती है एपिटॉप्साइड। होती है नहीं? उसके लिए ये देखो, ये बहुत अच्छी सी ट्रिक है। एपिटॉप एंटीजन, पैराटॉप एंटीबॉडी। तो ट्रिक देखो हमारी क्या बनेगी। एपीजन पैराबॉडी, पैराबो, एपीजन पैराबो, ये हमारी जिफ रुक क्यों गई। एपीजन पैराबॉब, एपीजन पैराबॉडी, जी पीजी, मतलब इजी पीजी लिखते हैं ना बच्चे, तो इजी पीजी को आज से इजी पीजी लिखना। ई फॉर एपिटॉप, जी फॉर जन। एंटीजन पे है ई वाली साइड, एपिटॉप साइड। पैराटॉप, पैराटॉप किस पे है? पैरा एंटीबॉडी पे साइड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। इजी पीजी, इजी पीजी। शॉर्ट ट्रिक मिल गई ना आपको इजी पीजी लिखने की। चलो, तो ये हमारा क्लियर। फिर ये हमारा डायग्राम है एंटीबॉडी का, जो आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बनाया था। कोई बात नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट किया हम लोगों ने। ये हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। कौन सी? पैराटॉप, ठीक है। और एंटीजन के ऊपर साइट होती है कौन सी? एपिटॉप। यहाँ पे ये हमारे दो सल्फर बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ऐसे दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं बिटवीन टू हैवी चेन्स। एंड सेम दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपको बताए थे किसके बीच में? एक लाइट और हैवी चेन के बीच में भी दो सल्फाइड बॉन्ड। हाँ, ये हो गया था अंकुश, बस एक बार रिवाइज करा लूं जब तक सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, तो ये हमारा था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले थे अपना टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। यहां से आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी को हम डिवाइड करेंगे। मेनली तो पहली चीज यह आती है कि इस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैवी चेन या फिर लाइट चेन। दो हैवी चेन्स होती है। अगर मैं सिर्फ नॉर्मली बात करती हूँ, किसी भी एंटीबॉडी के पास ये फॉर्मूला लिखते हैं H2L2, दो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स। तो किसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे एंटीबॉडीज को? बताओ। लाइट चेन। ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन। टोटल होती है मेरे पास 5 टाइप की। 1 2 3 4 5। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ठीक है, इसको M थोड़ा क्लियरली देखते हैं। अब ये GADE ये सब है क्या आखिरकार? यहाँ पे G का मतलब होता है गामा हैवी चेन। इसके पास गामा टाइप की हैवी चेन प्रेजेंट है, और ये हमारे पास प्रेजेंट होती है 80%। सबसे ज्यादा किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर IgG होता है। IgA, A मतलब ये होती है हमारी 10 से 15%। M फॉर म्यू, म्यू कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, अल्फा को ऐसे लिखते हैं और गामा को ऐसे। ठीक है, ये होती है हमारी 5 से 10%। ये क्या है मैम? पूजा, ये एंटीबॉडीज के टाइप हैं। एंटीबॉडी 5 टाइप की होती है टोटल। देखो सचिन ने हमारी ट्रिक बताई इसकी, गेम्ड, GAMED। नोट डाउन कर लेना सबके सब। D फॉर डेल्टा, ये रहा डेल्टा। डेल्टा होती है हमारी 1%। E फॉर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है से, ये होती है लेस देन 1%। लिखो इनको फटाफट से।
और आईजी का मतलब क्या होता है? आईजी, व्हाट इज आईजी? Immunoglobulin. या इम्यूनोग्लोबिन। ये लिखो। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। हो गया यहाँ तक? मैम आईजी हाँ जी। परसेंटेज जो किस चीज की है? ये परसेंटेज है कि किसी भी इंडिविजुअल बताना एक बार। परसेंट की कितने परसेंट में ये पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा आईजीजी पाई जाती है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, बिकॉज आईजीजी वो एंटीबॉडीज होती हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को मदर से मिलती है, जो प्लेसेंटा से क्रॉस होके आती है, एंड ये हमारे पूरे बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। दिखाऊंगी सारी चीजें अभी आप लोगों को। यहाँ तक हो गया होगा ना सबका? Yes, ma'am. चलो, फर्स्ट आई Yes, ma'am. जी फॉर गामा। Gamma. तो यहाँ पे क्या है? गामा सबसे पहले आपको लिखना है 80% होता है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इनकी स्ट्रक्चर होती है मोनोवेलेंट। Immunoglobulin. मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट का मतलब ये है कि नॉर्मल ऐसी स्ट्रक्चर जो अभी मैंने आप लोगों को बनवाई थी, ये हैवी चेन और ये साइड में से लाइट चेन। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। ये वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है, कैन ऑल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा। यहाँ से हमारा नीट में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके फीटस तक जा सकती है। नेक्स्ट, ये एंटीबॉडी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? Secondary. सेकेंडरी, Secondary. सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। नोट्स बना रहे हो ना बच्चों? Yes, ma'am. प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स, ये हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। ये हुआ हमारा आईजीजी के बारे में। अब नेक्स्ट आती है हमारी कौन सी? आईजीए। सेकेंड लिखो, आईजीए। कितना अमाउंट होता है इसका? 10 to 15%. 10 से 15%। अब 10 से 15% है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी बाइवेलेंट। Bivalent. बाइवेलेंट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? बाइवेलेंट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ये मेरी एक एंटीबॉडी, अब दूसरी एंटीबॉडी इसके साथ ही कंबाइन हो गई ऐसे, और इसके बीच में ना ऐसे चेन होती है एक, जो इन दोनों एंटीबॉडीज को आपस में कंबाइन करती है। इस चेन को हम बोल देते हैं Secondary peptide. पेप्टाइड। ये हो गया हमारा, तो बाइवेलेंट हो गई है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इसके पास कितने पैराटॉप प्रेजेंट होंगे? 4. 1 2 3 4, 4 पैराटॉप होंगे। यहाँ पे तो नॉर्मली वही 2 पैराटॉप होंगे। नंबर ऑफ पैराटॉप यहाँ पे हैं हमारे 2, ठीक है। अब ये वाली एंटीबॉडी आईजीए कहाँ पे प्रेजेंट होती है? Mother first milk, colostrum में, saliva और mucus. बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, लाइक saliva, Mucus. tears, colostrum, म्यूकस etc. मेनली क्वेश्चन कोलेस्ट्रम पे आता है। कोलेस्ट्रम के अंदर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया था आईजीए एंटीबॉडी होती है। लिखो यहाँ तक फटाफट से। मैम आईजीजी भी मदर से मिलती है तो वो भी कोलेस्ट्रम ही होती है? वो कोलेस्ट्रम के अंदर नहीं मिलती, वो डायरेक्टली मदर का जो ब्लड होता है उसके अंदर से ट्रांसफर होती है, मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो जाती है। मतलब जब हम जब फीटल फेज में होता है तभी मिल जाती है? हाँ, वो तभी मिल जाती है प्लेसेंटा से क्रॉस होके। मैम ये सिक्रेटरी पेप्टाइड वाला डायग्राम बताना एक बार। सिक्रेटरी पेप्टाइड वाला ये डायग्राम है। इसमें क्या होता है? 2 एंटीबॉडीज होती हैं, इसकी स्ट्रक्चर बाइवेलेंट है, 2 एंटीबॉडीज आपस में कंबाइन होती है एक सिक्रेटरी पेप्टाइड के थ्रू। अब सिक्रेटरी पेप्टाइड है यहाँ पे, इसीलिए ये वाली जो हमारी एंटीबॉडी है सारे के सारे सिक्रीशंस में पाई जाती है, स्लाइवा में, टियर में, कोलेस्ट्रम में।
जनरली बॉडी सिक्रीशंस में पाई जाएगा। वो सिक्रीशंस में कैसे, सिक्रेटरी पेप्टाइड के थ्रू ट्रांसफर होती है ये। करो जल्दी से इसको। नेक्स्ट करो, थर्ड एंटीबॉडी हमारी IgM, M फॉर म्यू। कितना अमाउंट होता है इसका? 5 to 10%. 5 to 10%। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है पेंटावेलेंट। 5 एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बना दो और पांचों को एक साथ ज्वाइन करा दो। कैसे? ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब यहाँ पे पैराटॉप काउंट करो फटाफट से, कितने पैराटॉप होंगे? 10. नंबर पैराटॉप, नंबर ऑफ पैराटॉप कितने होंगे बच्चों? चैट सेक्शन में आंसर दो फटाफट से। एक एंटीबॉडी के पास 2, 5 के पास 10 पैराटॉप। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सबसे लार्जेस्ट होती है। एंड यही हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? प्राइमरी रिस्पॉन्सेस के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। एंड ये भी प्रेजेंट होती है आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स में। एंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सरफेस ऑफ B lymphocyte. बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। IgM हो गया। अब आती है IgE, IgD. IgD। IgD का अमाउंट कितना है हमारा? 1% होता है। और ये होती है हमारी मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट है तो वही पैराटॉप हमारे सिर्फ 2 होंगे। पैराटॉप होंगे 2। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ B lymphocyte. बी लिम्फोसाइट, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे ये प्रेजेंट होती है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी आपको बताया था, जब हमारा एपिटोप और पैराटोप दोनों साइड्स आपस में बाइंड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक रह गई हमारी IgE। IgE लेस देन 1%। ये भी हमारी मोनोवेलेंट होती है। इसके साथ साथ पैराटॉप 2 होंगे। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? Allergy. एलर्जी के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। बच्चों यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 4 एंड 5 से होंगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक सेकंड, हमारा जो क्लास का लिंक है वो GP29 में तो नहीं गया? बिकॉज मैंने लिंक आप लोगों को खुद से शेयर किया है। या फिर GP28, एक सेकंड, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स का क्लास मिस हो रखा है, मैंने वहां पे लिंक नहीं शेयर किया। हाँ, GP28 वाले स्टूडेंट्स का क्लास रहता है। मैं एक सेकंड उनको भी लिंक शेयर कर दूं, अभी तो थोड़ा सा ही मिस हुआ है उनका। मुझे बैक साइड दिखाना। एक सेकंड बस। हाँ, तो बैक साइड यही वाली देखनी है ना, IgM वाली। यस मैम। तो IgE को क्या लिखा रहता है हम? IgE रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी एलर्जी के लिए। तो ये हुई हमारी टोटल 5 टाइप की एंटीबॉडीज।
हो गया? हाँ। चलो, एनर्जिकली रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट हमारा जो बच्चों टॉपिक आता है, अब तक तो हम देख रहे थे कौन सी, क्या मैम पढ़ रहे थे? IgE वाली स्लाइड दिखाना एक बार। अच्छा, ये टॉपिक हम कौन से वाला पढ़ रहे थे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम पढ़ रहे हैं ना। ये किस टाइप की इम्यूनिटी हम पढ़ रहे हैं? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी आगे दो टाइप की हो सकती है। एक होती है जो इम्यूनिटी हमें बी लिम्फोसाइट से मिलेगी, और एक इम्यूनिटी वो होती है जो हमें टी लिम्फोसाइट से मिलेगी, है ना, जिसका अलग अलग। यहाँ तक हो गया बच्चों? चलो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कि आखिरकार एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी अलग अलग टाइप से हो सकती है। एंड यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत। आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखाऊंगी मैं आज, कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहले होती है हमारी बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम इसका हो सकता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। और बी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी। बॉडी मेडिएटेड, कुछ भी नाम आ जाता है आपका नीट में, इसलिए सब लिख लेना। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम्स को AMI भी बोलते हैं, AMIS भी लिख देते हैं कभी कभी, इम्यूनिटी सिस्टम, शॉर्ट में AMIS, इसको HI लिख दो। ये अब एक और सिस्टम होता है हमारा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का शॉर्ट फॉर्म बहुत आता है, CMI। अब बी लिम्फोसाइट वाली जो इम्यूनिटी है, इसके अंदर हमारा कौन वर्क करती है? दो टाइप की सेल्स वर्क करती हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स वर्क करेंगी यहाँ पे, और मेमोरी सेल्स। इनका फंक्शन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, प्लाज्मा सेल वाला, कि प्लाज्मा सेल्स क्या काम करती है, मेमोरी सेल्स क्या काम करती है। बस हमें क्या समझना है अब यहाँ पे? टी लिम्फोसाइट वाला फंक्शन समझना है। टी लिम्फोसाइट में 4 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती है? सबसे पहली आती है मेरी टी हेल्पर सेल, जो किसी ना किसी को हेल्प करेगी। सेकंड होती है मेरी टी सप्रेसर सेल, सप्रेसर का काम होता है सप्रेस करेंगी। जैसे ही पैथोजन हमारा किल हो गया बॉडी के अंदर, तो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगी कि अब आप शांत हो जाओ, पैथोजन हमारा किल हो चुका है। नेक्स्ट आती है हमारी टी किलर सेल्स। किलर सेल्स वही पैथोजन को किल करने का काम करती है यहाँ पे। और नेक्स्ट वन हमारी कौन सी होती है? मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल। देखो इतनी चीजें। बच्चों जिसका क्लास मिस हुआ है ना, तो उसको मैं रिकॉर्डिंग शेयर करा दूंगी कल 12 बजे तक ही, तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ तक हमारा डन हो गया। प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स का फंक्शन आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, स्लाइड से ऐड कर ले हम कुछ ब्लैंक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ना हम यहीं पे नोट डाउन कर लो, जो हमारे टी लिम्फोसाइट वाला पार्ट है ना, इसको हम
यही मतलब मेरी जो CMI वाली इम्यूनिटी होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, टिश्यू ग्राफ्टिंग में भी। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट। या इसको भी यहीं पे ऐड कर लो, टिश्यू ग्राफ्टिंग और ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो जब भी कहीं पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे होंगे तो वहां पे आपको कौन सी इम्यूनिटी को सप्रेस कराना की जरूरत पड़ेगी, आपके CMI वाली को। तो देखो अब सबसे पहले टिश्यू ग्राफ्टिंग और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या क्या हमें करना पड़ता है। देखो इसको, टिश्यू ग्राफ्टिंग, तो इसमें क्या हो, सबसे पहला स्टेप होता है जब भी हम कोई टिश्यू ग्राफ्ट करना चाहते हैं या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप तो हमें क्या करना है, ब्लड ग्रुप मैच करना है। मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप। जब ब्लड ग्रुप उसका मैच हो जाएगा फिर उसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स होता है बॉडी के अंदर, मैचिंग ऑफ MHC। व्हाट इज MHC? मेजर हिस्टाकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसको भी आप लोगों को हमेशा चेक कराना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने से पहले। हिस्टाकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसको आप चेक कराओगे। और टिश्यू ग्राफ्टिंग किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारा CMI के ऊपर बेस्ड होता है। और यहाँ पे हम इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का भी यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड बेटा, इम्यूनो, कौन सी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का यूज करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, राइट, साइक्लोस्पोरिन या फिर कॉर्टिसोल, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। बताओ आया समझ में? हाँ जी, MSC को HLA भी बोलते हैं ना? दोबारा बोलो। HLA भी बोलते हैं ना MSC को? हाँ, अब देखो, अब ये जो मैंने आप लोगों को दो कॉम्प्लेक्स बताए ना, AMIS और हमारा CMI, इन दोनों के बीच में ना एक डिफरेंस होता है बहुत मेन। क्या डिफरेंस होता है कि हमारा जो AMIS होता है वो हमारी बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराता है। किस किस से, हमारे कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, कोई बैक्टीरिया एंटर हो रहा है या फिर कोई टॉक्सिन एंटर हो रहा है, उस सब से हमें प्रिवेंट करेगा। लेकिन CMIS कहाँ काम करता है, बताओ? CMI, पैथोजन, बोलो बोलो। पैथोजन और पैथोजन, फंगी, प्रोटोजोआ। पैथोजन, फंजाई, प्रोटोजोआ। देखो सिंपल सा डिफरेंस ये है, ये तो हमारा किसके साथ डील करता है, जो हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर कोई भी बाहर से एंटीजन आ गया है, लाइक वायरस, उनके अगेंस्ट काम करेगा। लेकिन CMIS ऐसे कोई काम नहीं करता है कि बॉडी फ्लूइड के अंदर मेरा कुछ भी आ रहा है, वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया, तो उस टाइम पे ये कुछ भी फंक्शन नहीं करता है। जनरली जो इसका फंक्शन देखा जाता है वो टिश्यू ग्राफ्टिंग के टाइम पे ही अपना काम दिखाता है, या फिर अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल कैंसरस बनने लग रही होती है उस टाइम पे काम दिखाते हैं। जो छोटे मोटे काम है ना कि वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, उसका काम है AMIS को संभालना, वो वाला इम्यूनिटी सिस्टम पर है। जो बड़े बड़े काम है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, कैंसरस सेल्स बन रही है, डिसीज है हमारी जो सेवियर वाली है, उसको T लिम्फोसाइट वाला सिस्टम संभालेगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है चीज कि इनमें जो मेन काम होता है वो हमारा इन किलर सेल्स का काम होता है। ये किलर सेल्स काम कैसे करती है, सबसे पहले जहां पे भी क्या हो रहा है, कोई टिश्यू हम ग्राफ्ट करा रहे हैं या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे हैं या मेरी सेल कैंसरस बनने लग रही है, तो ये क्या करता है, ये T सेल्स उस साइट पे माइग्रेट कर जाएंगी। जैसे ही ये उस साइट पे माइग्रेट करेंगी, देखो फंक्शन लिखो इनका किलर T सेल्स का, सबसे पहले तो माइग्रेट करेंगे एट द साइट ऑफ फंक्शन, at the site of infection, migrate to the site of
जहां पे भी मेरा इन्फेक्शन होगा उस साइट पे पहुंच जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगी, जैसे कि ये मेरी केटी सेल मतलब किलर टी लिम्फोसाइट वाली सेल, इसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, कुछ पेप्टाइड्स होते हैं इसके, या आप समझ लो एंटीबॉडीज इसके पास कुछ प्रेजेंट होते हैं जो एकदम रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, एक्ट एज रिसेप्टर। जैसे ही कोई आपने टिश्यू ग्राफ्ट कराया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया, तो आपकी बॉडी के अंदर आया कोई नॉन सेल्फ सेल्स, है ना, नॉन सेल्फ सेल्स तो उसको बोलते हैं जो हमारी बॉडी का नहीं है। तो ये नॉन सेल्फ सेल्स पे क्या करेगा, जैसे ही आएगा तो ये इसके ऊपर बाइंड करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। अब जैसे ही बाइंडिंग होने लगेगी तो हमारे किलर टी सेल्स अपने अंदर से सिक्रीट कराएंगे। क्या सिक्रीट कराएंगे, एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं परफोरिन। अब ये परफोरिन फिर हमारा इस नॉन सेल्फ सेल के साथ काम करेगा और इस नॉन सेल्फ सेल का क्या करा देगा, पंक्चर करा देगा इसके अंदर, मतलब इसकी सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कराने का ये काम करेगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करा देगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमारी किलर टी सेल्स को गाइड कौन करता है, किलर टी सेल्स को गाइड करते हैं इसके ये रिसेप्टर्स। लिखो इसको जरा, किलर टी सेल्स आर गाइडेड बाय देयर रिसेप्टर। इनके रिसेप्टर इनको गाइड करते हैं जो इनकी बॉडी की कवरिंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंड यही इनको काम करता है, कोई नॉन सेल्फ सेल आएगी उसको डिस्ट्रॉय करने का ये काम करेंगे, उसके इन्फेक्शन को भी रोकने का ये काम कराते हैं, एंड अपने अंदर से एक केमिकल सिक्रीट कराते हैं, उस केमिकल का नाम होता है हमारा परफोरिन। ये हुआ काम हमारे किलर टी सेल्स का। बताओ आया किलर टी सेल्स का काम समझ में? मेमोरी सेल्स का काम आप लोगों को पता ही है, मेमोरी सेल्स क्या काम करते हैं, कोई भी आपकी बॉडी के अंदर पहला एंटीजन आया तो वो एंटीजन दोबारा से भी आ रहा है तो उसको याद रखने का काम करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट वही एंटीबॉडीज बनाने का काम करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी जाती है कि मेरी जो किलर टी सेल्स है, देखो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ब्रैकेट में लिख रही हूँ, रिपीट, देखो बेटा किलर टी सेल्स का काम मैंने आप लोगों को बताया। किलर टी सेल्स क्या काम करी, कोई भी आपकी बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी सेल आया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो क्या करेगी, इन किलर टी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर्स सेंस कर लेंगे। वो जैसे इन रिसेप्टर्स ने सेंस किया इस चीज को तो ये अपने अंदर से केमिकल सिक्रीट कराएंगे परफोरिन। वो परफोरिन केमिकल इन सेल्स का, जो कोई भी बाहर से सेल आया फॉरेन सेल, उनकी सेल मेम्ब्रेन को पंक्चर करना मतलब उसको ब्रेक करा देंगे, उसको डिग्रेड करा देंगे, ऐसा समझ सकते हो पंक्चर का मतलब आप। ठीक है, हाँ मैंने इस मैम आप ऑडिबल नहीं हो।
हेलो बच्चों, सॉरी बच्चों, एक्चुअली पावर कट हो गया था, तो पावर कट की वजह से वाईफाई बंद एंड लाइट्स वगैरह सब कुछ हो। फाइनली वी आर बैक टू क्लास। बस 1 सेकेंड दो मेरे को, फिर से अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो हम कहाँ पे थे? हाँ, मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा रही थी। देखो अभी स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, विजिबल। हाँ, तो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेनली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हम जो ये किलर टी सेल्स है ना, केटी या चलो पूरा किलर टी सेल्स लिख देते हैं। इन किलर टी सेल्स को तो ये बोलते हैं कि ये है हमारी इफेक्टर सेल्स। मतलब जो जनरली मेन काम तो देखो यही कर रही है ना, कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको किल करने का काम यही कर रही है। तो दीज आर द इफेक्टर सेल्स ऑफ सीएमआई। सीएमआई की इफेक्टर सेल्स हैं। अब बची मेरी बाकी वाली सेल्स, कौन कौन सी? हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल और सप्रेसर। इनको हम बोलते हैं रेगुलेटर सेल्स। रेगुलेटर सेल्स हम इनको बोलते हैं, ये रेगुलेट करने का काम करती है। और रेगुलेटर सेल्स इनको सिर्फ सीएमआई का नहीं, एएमआईएस का भी और सीएमआईएस दोनों का बोलते हैं कि दोनों के लिए रेगुलेटर सेल्स की तरह काम कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। किलर टी सेल्स इफेक्टर सेल्स होते हैं सिर्फ सीएमआई के लिए, जबकि इनकी साथी हेल्पर टी सेल सप्रेसर से इनका भी हेल्प करेंगी, और बाकी जो हमारा दूसरा सिस्टम है उस दूसरे सिस्टम में भी हेल्प करती है। बताओ, आया समझ में? चलो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं अपने कुछ स्लाइड्स पे। मैंने आप लोगों के लिए आज ना स्लाइड्स अटैच करके रखी हैं ताकि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आप लोग कर पाओ। तो सबसे पहले देखो, मैंने आप लोगों को 5 एंटीबॉडीज बता दिया, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीई। जी वाली एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर मोनोवेलेंट, ये पेंटावेलेंट, ये बाईवेलेंट हो गया, ये मोनोवेलेंट हो गया। ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमने बोला था कि 2 चीजें कंट्रोल करती है, किसको? बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हमेशा काम करती है एंटीबॉडीज बना के, एंटीबॉडीज बनाएगी और पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करेगी। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स में क्या करेंगे? बी सेल्स हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज बनाना, और वो मैंने आपको अभी मैकेनिज्म पूरा बता दिया। किलर सेल्स होती हैं, ये सारी सेल्स होती हैं, ना फंक्शनिंग करती हैं। तो अब देखो, अब इन्हीं के अंदर 2 सिस्टम्स आते हैं। पहला एएमआई, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेकंड सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको हमने अभी पढ़ा यहाँ पे। फिर हमारा, हाँ, तो अब यही में हम यूज करते हैं अपना टिश्यू ग्राफ्टिंग कराने पे या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने में। तो टिश्यू मैचिंग या फिर ब्लड ग्रुप मैचिंग सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट या फिर ट्रांसप्लांट। आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू टेक, उसके बाद उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं ऑल हिज लाइफ। मैचिंग डोनर विद पेशेंट्स, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, वो छोड़ो। फिर आता है ये वाला पार्ट कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी और 2 टाइप की हो सकती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में भी 2 टाइप आता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव में भी आता है नेचुरल, आर्टिफिशियल। बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि कौन सी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, कौन सी एक्टिव में भी नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, और कौन सी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जितना मैंने आप लोगों को अब तक नोट्स में लिखवा दिया है,
उसके बाद ये टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब लिखो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में 2 कॉलम्स बनाओ, नेचुरल आर्टिफिशियल। पैसिव में भी बनाओ नीचे 2 कॉलम, नेचुरल आर्टिफिशियल। जितना मैं आप लोगों को यहाँ पे स्लाइड्स में दिखा रही हूँ ये भी लिखना है आप लोगों को। अभी लिखना चाहोगे या फिर मैं बाद में स्लाइड शेयर करूँ तब लिख लोगे? सेंड कर देना। मैं सेंड कर दूंगी, बाद में लिख लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिव के अंदर होता क्या है। एक्टिव में क्या होता है? इट इज द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बॉडी। हम क्या करते हैं एक्टिव के अंदर, हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। और खुद से एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ तब बनेंगे ना जब कोई बाहर से एंटीजन या कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। जब कोई बाहर से एंटीजन एंटर करेगा तभी हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। तो मतलब खुद से हमारी बॉडी बना रही है, तो वो एक स्लो प्रोसेस होगा। बिकॉज एक एंटीजन आएगा, फिर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। अब ये भी 2 टाइप का हुआ, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक हुआ हमारा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर होता है इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई नेचुरली इन्फेक्शन हो रहा होता है, नेचुरली मतलब अचानक से कोई भी पैथोजन आया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ और हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए। अब आर्टिफिशियल क्या होता है? ये आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन में क्या होता है? अच्छा आपने सुना है वैक्सीनेशन 3 जनरेशन वैक्सीनेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन, सेकंड जनरेशन वैक्सीनेशन और थर्ड जनरेशन वैक्सीनेशन। चलो एक सेकेंड, आप लोगों को ना मैं यही पढ़ा देती हूँ पहले, ब्लैंक स्लाइड लेके लिखो। चलो, वैक्सीन्स 3 टाइप की होती हैं, फिर वो चीजें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएंगी। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। एजुकेटर का डाउट क्लियर हो जाता अगर वो होता तो। उसने पूछा था, ये किसने पूछा था? मिश्वा। चलो तो देखो, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है? होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। और सेकेंड जनरेशन में क्या किया जाता है? उसकी कोई सब यूनिट वैक्सीन की जाती है सिर्फ। और थर्ड जनरेशन में डीएनए वैक्सीन। कौन सा डाउट पूछा था? जो मैं समझा रही हूँ ये डाउट पूछा था। चलो देखो, फर्स्ट जनरेशन में क्या किया जाता था? सपोज हमारी बॉडी के अंदर एक पैथोजन को एंटर करा दिया जाता था, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा पैथोजन लिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा दिया किसी इंजेक्शन के थ्रू या किसी मेडिसिन के थ्रू। अब हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन जाएगा तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएंगी। अब पैथोजन को भी 2 फॉर्म्स में हम ट्रांसफर कराते थे, या तो उसको किल करके एक किल्ड ऑर्गेनिज्म हम अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराएंगे, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, या फिर कोई वीक या फिर इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म, इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म हम कराएंगे। अब इसके एग्जाम्पल सुनो। किल्ड में हम यूज कराते हैं टाइफाइड, रेबीज, आईपीयू। आईपीयू क्या होता है बच्चों? वीक इनएक्टिव में बीसीजी। बीसीजी भी बताओ क्या होता है? ओपीयू भी बताओ क्या होता है? स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। ये हुआ। अब सब यूनिट वैक्सीन में क्या कराते हैं हम लोग? सब यूनिट वैक्सीन में कि हमारा जो कोई पैथोजन है उस पैथोजन की को रिकॉम्बिनेंट में कन्वर्ट करके, उसको एक रिकॉम्बिनेंट में कन्वर्ट करके तब हम किसी पेशेंट या किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराएंगे, या फिर उसका कोई टॉक्साइड ट्रांसफर कराएंगे सिर्फ।
और डीएनए वैक्सीन में तो पूरा डीएनए ट्रांसफर कराया जाए। वैसे डीएनए वैक्सीन अभी तक यूज नहीं हुई है, बट ये डिस्कवर हो चुकी है। रिकॉम्बिनेंट में एग्जांपल लेते हैं हम हेपेटाइटिस बी, और टॉक्साइड में डीपीटी। व्हाट इज डीपीटी? इनकी फुल फॉर्म पता करो फटाफट से। आईपीयू लिख लो इनको, बीसीजी, ओपीयू और डीपीटी। डीपीटी वही डिप्थीरिया वगैरह वगैरह करके कुछ होता है। तो अब समझो क्या होता है जब हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए वैक्सीन में हमें लोग लगा कर रहे हैं। मैम ये IPU है ना? हाँ, आईपीयू, ओपीयू बेटा, ओपीयू, आईपीयू, ओपीयू, ठीक है। तो हमें पता होना। अच्छा, इसका आंसर बाद में फाइंड करना, टेलीग्राम पे मेरे को शेयर कर देना चारों की फुल फॉर्म। अब समझो, सिर्फ पहली जनरेशन में क्या किया जाता था, सपोज कोई एक इंडिविजुअल ले लो, हमारी मिश्वा को ले लिया हमने, ठीक है, मिश्वा को लिया। अब मिश्वा की बॉडी के अंदर एक इंजेक्शन लगाया हमने, है ना। तो इंजेक्शन लगाने में हम उसको एक वैक्सीन लगाया। अब उस वैक्सीन में क्या हो रहा है, इस वैक्सीन में कोई टाइफाइड कौन कॉज करता है? अब ये आप लोगों को बैक्टीरिया, सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम ये होता है। तो इस ऑर्गेनिज्म को, इस पैथोजन को किल करके उसको इंजेक्शन में डाल के उसको हमने मिश्बा की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करा दिया। अब मिश्बा की बॉडी को लगेगा कि एक ऑर्गेनिज्म आया है, उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बना लेगा, बनाएगा एंटीबॉडी। ऐसे रेबीज में करता है, ऐसे आईपीयू में करता है, ऐसे कॉलेरा के अंदर करता है। एक केस होता है कि हम क्या करें, एक लाइव मतलब जिंदा पैथोजन ले, लेकिन जिंदा पैथोजन एक ऐसा पैथोजन ले जो कि बहुत वीक है और इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें उस इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करा दे, और बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराने के बाद उसकी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज उसके अंदर बना लेगी। अब एक केस सोचो, अगर मैं पोलियो वाला केस ले लूं, पोलियो सुना है नाम? अगर मैंने क्या किया, पोलियो वाले एक इंडिविजुअल लिया, उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर पोलियो का पैथोजन वीक फॉर्म में ट्रांसफर करा दिया, तो क्या वो वैक्सीन की तरह काम करेगा उसके लिए? नो मैम, नहीं करेगा ना, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगी इतनी अमाउंट में कि उस ऑर्गेनिज्म को किल कर पाए। बेचारा वो इंडिविजुअल तब तक पोलियो से सफर कर जाएगा। या फिर पोलियो उसको पहली बार हुआ, पोलियो तो एक बार हो गया, भी थोड़ी ना कि वो सही हो जाता है। आपने सुने में पोलियो के केसेस देखे होंगे। तो हम ऐसी डिसीज के लिए ये यूज करते हैं, जो डिसीज एक बार हो जाए, एक टाइम पीरियड के बाद वो सही हो जाए, फिर उसके बाद उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाए। अगर फिर से टाइफाइड का कोई भी एंटीजन आ रहा है, कोई भी पैथोजन आ रहा है, तो उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती रहे। ये होता है वैक्सीन में। सेकेंड जनरेशन में क्या कराते हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म मैंने ले लिया, उस ऑर्गेनिज्म का वो जीन, ऑर्गेनिज्म का वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी वायरुलेंट नेचर के लिए, उसको उठाया, रिकॉम्बिनेंट बनाया। रिकॉम्बिनेंट आपको उसमें बायोटेक में समझ में आएगा। फिर उसको वैक्सीन की तरह एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिया। इसको यूज करते हैं हेपेटाइटिस बी में। टॉक्साइड में क्या है कि मेरा पैथोजन का वो केमिकल या फिर वो पॉइजन जिसके थ्रू वो अपना इफेक्ट दिखाता है, जिसके थ्रू अपना वायरुलेंस दिखाता है, उस केमिकल को इंजेक्ट करा दिया बॉडी के अंदर। सेकेंड टाइम में ये करने लगा। फिर थर्ड टाइम में कुछ नहीं करने लगे, पैथोजन का डीएनए उठाएंगे वो लोग और डीएनए इंसर्ट कराना शुरू कर देंगे बॉडीज में। ये हम लोग कराते हैं। पोलियो में होता क्या है ना, मैंने तो बस सुना है बेटा, पोलियो के अंदर पैरालाइसिस हो जाता है, इसके अंदर पैरालाइसिस। अब ये कहानी मैंने क्यों बताई आप लोगों को, ये कहानी सिर्फ एक टॉपिक आ गया था हमारा ये वाला आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वाला। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या करेंगे, हम उसकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कराएंगे आर्टिफिशियली। अब वो चाहे किल्ड पैथोजन कराएं या फिर इनएक्टिव फॉर्म में कराएं। अब हम उसकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करा रहे हैं, तो उसकी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाएगी या नहीं? हम बाहर से एंटीबॉडी नहीं दे रहे। आशुतोष, आपका क्या डाउट है? हेपेटाइटिस ए, हाँ बेटा वो सारी चीजें ना जब आपको डिसीज पढ़ाऊंगी ना उसमें समझाऊंगी मैं आप लोगों को, कौन सी डिसीज इनक्यूरेबल है, कौन सी डिसीज क्यूरेबल है। हाँ, ए हमारी क्यूरेबल होती है, सब समझाएंगे, डोंट वरी।
थर्ड पॉइंट रिपीट। बेटा थर्ड पॉइंट में ये बताया डीएनए वैक्सीन जिसको अभी यूज नहीं किया जा रहा है, मतलब यूज किया जाएगा कुछ ना, सिर्फ अभी डिस्कवर इसको किया गया है। सो जो हमारा पैथोजन है उस पैथोजन का डीएनए हम लेंगे, डीएनए वही जेनेटिक मटेरियल उसका, उसके जेनेटिक मटेरियल लेंगे, जेनेटिक मटेरियल से मेडिसिन बनाएंगे, फिर वही मेडिसिन को एज अ वैक्सीन हम लोग यूज करेंगे। बेटा अब पोलियो के केसेस कम इसलिए आते हैं ना बिकॉज पोलियो की वैक्सीन है, पहले छोटे छोटे बच्चों को जो वैक्सीन लगती है, क्यों लगती है ये? हाँ वैक्सीन लगा दी जाती है। अब समझो इसको टॉपिक को। सबसे पहले आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या करते हैं हम, इंजेक्टिंग। हमारा कोरोना किस में आता है बेटा? कोरोना हमारा सेकंड टाइप में आता है, सेकंड जनरेशन वाला है। तो आर्टिफिशियल के अंदर एक माइक्रोब हम खुद से इंजेक्ट करा रहे हैं। अगर नेचुरली कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो नेचुरल एक्टिव, यहीं पे कंफ्यूज होंगे फिर आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या करोगे, खुद से एक माइक्रोब उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराओगे, फिर उसकी बॉडी खुद से इम्यूनिटी बनाएगी, खुद से एंटीबॉडी। अगर खुद से एंटीबॉडी बना रही है बॉडी तो एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर आप उसको बाहर से एंटीबॉडीज दे रहे हो उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट केस पे आते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रेडीमेड, देखो पैसिव के अंदर हम उसकी बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज डालेंगे, रेडीमेड एंटीबॉडीज हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। अब रेडीमेड एंटीबॉडीज के अंदर क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज में भी दो केसेस आएंगे मेरे, एक तो नेचुरल हो जाएगा और एक आर्टिफिशियल। अब पहला क्वेश्चन ये आता है जो ब्रेस्ट फीडिंग में फीटस को या फिर न्यूबॉर्न बेबी को जो हम IgA एंटीबॉडी देते हैं वो किस टाइप का इम्यूनाइजेशन है? तो वो है हमारा एक्वायर्ड, पैसिव, नेचुरल। एक्वायर्ड में भी पैसिव और पैसिव में भी नेचुरल। बताओ ये केस समझ में आया? कोलोस्ट्रम IgA एंटीबॉडी नेचुरल पैसिव, ये है हमारा केस। और जो हमारा प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होके आता है, प्लेसेंटा मदर से प्लेसेंटा, वो भी तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड में भी पैसिव और फिर नेचुरल। और आर्टिफिशियली में क्या करेंगे फिर यहाँ पे? आर्टिफिशियल का केस होगा हमारा एंटी टीटनस सीरम, ये जो एंटी टीटनस वाले इंजेक्शन दिए जाते हैं। मैंने तो गेम से याद था एंटीबॉडीज को। चलो तो ये हमारा केसेस हो गया जब रेडीमेड एंटीबॉडीज हम उनको देंगे। अब आती है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन भी वही अगेन मेमोरी बेस्ड होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर देखो क्या होगा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर इट इज द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन हम बनाएंगे, एंटीजन प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिव। वही जो मैंने आपको अभी केस समझाया ना लिख के टेबल, वही इन्होंने बता दिया। अगर हम उसकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर करा रहे हैं और फिर उसकी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बना रही है तो वो तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन। हम उसको एंटीबॉडीज ही दे रहे हैं तो पैसिव इम्यूनाइजेशन। देखो ना, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? एंटीजेनिक प्रोटीन, पैथोजन का एंटीजेनिक प्रोटीन लेंगे या फिर इनएक्टिव पैथोजन ले लेंगे, उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करा देंगे जिसकी वजह से यहाँ पे एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। उसके टाइम पे क्या होगा, उस एक्चुअल इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडीज उन एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज कर देंगी और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हमारी बनी रहेंगी, मेमोरी सेल्स उसको याद रखेंगे। मैम कितना क्यूट बेबी है। बेटा बेबी को मत देखो स्क्रीन पे, पहले ध्यान दो यहाँ पे पढ़ने पे, ठीक है? ये हमारा एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। इसमें वैक्सीन में हमारा मेमोरी सेल्स और हमारी टी सेल्स यूज होती हैं। दे रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस को बहुत जल्दी ये रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी और DPT ये सब के सब हमारे कैसे हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन। तो पोलियो वैक्सीन में देखो क्या करें, किल्ड पैथोजन हम यूज करेंगे। यहाँ पे एक किल्ड पैथोजन यूज करेंगे, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और हेपेटाइटिस ए को आप उसमें कंसीडर कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट वाले में, और DPT वैक्सीन हमारा आ गया। वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट। ये हो गया हमारा। अब आता है पैसिव। पैसिव के अंदर क्या करेंगे, डायरेक्टली बनी बनाई एंटीबॉडीज उसकी बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट कराएंगे। मतलब बॉडी खुद से एंटीबॉडीज नहीं बना रही है, बॉडी के अंदर हम एंटीबॉडीज ही
इंजेक्ट करा रहे हैं, इससे हमें क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन हमें स्लो रिस्पॉन्स देगा बिकॉज हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन हमें किसी चीज का इन्फेक्शन हुआ, हमने बाहर से वैक्सीन ले लिया, तो क्विक रिस्पॉन्स हमारा दिखाएगा। इसमें आता है यूज हमारा टीटनस और स्नेक विनोम। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आता है नीट में, स्नेक विनोम किस टाइप का है, पैसिव इम्यूनाइजेशन है ये। अभी थोड़े ना स्नेक का हम विनोम लेंगे, उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराएंगे, फिर हमारे वेट करेंगे कब तक खुद से एंटीबॉडीज डेवलप हो, ऐसा नहीं करेंगे ना बेटा। जब हेपेटाइटिस पढ़ाऊंगे ना तब समझाऊंगी हेपेटाइटिस ए और बी में क्या क्या सिम्टम्स में बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस होता है। चलो ये हो गया हमारा डन। अब नेक्स्ट केस आता है हमारा एलर्जी। अब एलर्जी को ना ब्लैंक स्लाइड पे समझते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एलर्जी होती क्या है। हमारी ब्लैंक स्लाइड यूज करते हैं। चलो लिखो कॉजेज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा एलर्जी होती क्या है, एनी आइडिया? जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी किसी को ना अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। स्नेक विनोम की भी वैक्सीन बनती है मैम। हाँ जी, स्नेक विनोम की भी वैक्सीन होती है। उसका स्नेक का जो पॉइजन होता है ना, उस पॉइजन का एंटीडोट बनाया गया है, और वह एंटीडोट ना आपके जो शायद डॉग और माइस, इन दो डॉग है और एक और है शायद माइस से, पता नहीं क्या है। पहले क्या किया गया, उनको जब स्नेक से इन्फेक्शन हुआ, स्नेक ने उनको बाइट किया, तो उनकी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट किया। फिर उनकी बॉडी से, जिसको इन्फेक्शन कराया एनिमल को, उसकी बॉडी से हमने एंटीबॉडीज को निकाला, और फिर उनकी एंटीबॉडीज को कल्चर कराया गया लैब में, उसके थ्रू वैक्सीन बनी है ये स्नेक विनोम की। वो जो टीवीज में दिखाते हैं ना, वो जहर निकाल देता है कोई दूसरा इंसान, ऐसे नहीं होता नॉर्मल लाइफ में। हाँ, स्नेक के सामने आराम से घूम लो। अगर आपको वैक्सीन टाइम पे नहीं मिली तो फिर देखना आप कहाँ पे घूम पाओगे। मुस्कान ने बोला एक्सरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, वैक्सीन लगा कर। हाँ चलो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, आपकी बॉडी है, ऐसे कुछ मैंने बॉडी बना दिया। बच्चों ध्यान से समझना, एलर्जी में आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर हुआ, पैथोजन एंटर हुआ तो आपकी बॉडी के अंदर कोई एलर्जी नहीं होगी। कोई भी पैथोजन होगा, या फिर बहुत जैसे पोलन ग्रेन से भी होती है ना एलर्जिक रिएक्शंस, वो वाला एग्जांपल ले लो, पोलन ग्रेन वाला। पोलन ग्रेन आपकी बॉडी के अंदर आया तो आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो लिख लो यहाँ पे फर्स्ट एक्सपोजर, पहले एक्सपोजर में नो एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन ध्यान से सुनना अब क्या होगा यहाँ पे। अब क्या हुआ, जैसे ही आपका पोलन ग्रेन आपकी बॉडी के अंदर गया, किसी किसी इंडिविजुअल, सबके अंदर नहीं होता। मिशबा पहले पढ़ लो बेटा, बातें बाद में कर लेना। मिशबा एंड मुस्कान ध्यान से सुनो, अभी किसी का भी मैसेज नहीं आना चाहिए चैट सेक्शन में, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में करना बातें। पहला क्या हुआ, पहला एक्सपोजर हुआ, पहले एक्सपोजर से पोलन ग्रेन बॉडी के अंदर गया, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। अब क्यों एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, ये हमारा पोलन ग्रेन जैसी बॉडी के अंदर गया, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, मतलब किसी किसी इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, जो टी सेल्स है, टी सेल्स इन पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगी, एंटीजन के जैसे। अब अगर हमारी टी सेल ने पोलन ग्रेन को एंटीजन के जैसे रिकॉग्नाइज कर लिया, और जबकि हमारे पोलन क्या थे, हार्मलेस थे, हार्मलेस एंटीजन इन्होंने इसको मान लिया कि एंटीजन है लेकिन बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है। अब क्या करेगा, जो हमारी बी सेल्स है, इन बी सेल्स को, बिकॉज कोई भी बाहर से पैथोजन आता है उसके अगेंस्ट लड़ने का काम तो बी वाले का होता है ना। टी वाला तो टिश्यू ग्राफ्टिंग वगैरह का काम करता है नहीं? Yes, ma'am. है ना। तो टी सेल्स क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज कर लिया उसने कि एंटीजन हार्मलेस है। अब हमारा टी सेल बी सेल को बोलेगा
कि ये जो एंटीजन बॉडी में आया है ये हार्मलेस है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज मत बनाओ, तो बी सेल को प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड अगेंस्ट इट, कि इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड ना करो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपकी इम्यूनिटी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो इन एंटीजन को, मतलब आपकी जो बी सेल्स है, टी सेल बी सेल को रोकना चाह रही थी लेकिन पूरी तरीके से रोक नहीं पाएगी, तो टी सेल क्या बना देगी, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी। और एंटीबॉडीज वो भी कौन से वाली, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, मिश्वा आंसर करना। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, आईजीएम ना, IgM। एम बनती है ना चार्ली। मिश्वा आंसर नहीं आया, आईजीएम बनती है मैम। आईजीएम बनती है, राइट। तो आईजीएम इसने बनाया, तो इसका मतलब इसने दिखाया हमारा फर्स्ट या फिर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इसने बना दिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बना देगा, तो इसकी वजह से हमारे जो बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स के ऊपर ना कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट या फिर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन क्या होते हैं, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी आईजीई एंटीबॉडी। अब जब मैंने आपको आईजीई पढ़ाया था, एक बार नोट्स ओपन करना, आईजीई एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आईजीई ऑन द सरफेस ऑफ, बोलो, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट। तो हमारे बी लिम्फोसाइट के ऊपर ही हमारी आईजीई प्रेजेंट होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी आईजीई एक्टिवेट हो जाएंगी, आईजीई हो गई एक्टिवेट। जैसे ही आईजीई एक्टिवेट हुई, अब बॉडी के अंदर क्या आने लग जाएगा, आईजीई एक्टिवेट हो गई। अब सपोज करो ये पोलन ग्रेन, सेम पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर फिर से एंटर हुआ, अब फिर से एंटर होगा तो अभी बाइंड करेगा इन आईजीई से। अब आईजीई से जैसे ही बाइंड करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी होगी या नहीं होगी, यस मैम होगी, होगी ना। Yes, इसी ma'am, को बोलते हैं होगी। एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को फूड पार्टिकल से भी होती है या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रूट से भी होती है। जैसे कि मुझे दूध से एलर्जी है, मैं अगर दूध पी लूं ना तो मेरे को एलर्जी हो जाती है उससे। ऐसी बहुत सारी, मेरे को मीठे से भी एलर्जी है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पर्टिकुलर फ्रूट से होती है, किसी वेजिटेबल से होती है, अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होती है। वो क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि बी सेल्स को उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करना होता, लेकिन वो रिस्पॉन्ड कर देता है, एंटीबॉडी बना देता है। अब जैसे ही वहां पे एंटीबॉडी बनेगी, हमारी आईजी एक्टिवेट हो जाती है। आइस फिर से वो एंटीबॉडी सेम अगर पार्टिकल बॉडी के अंदर आएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड वही एलर्जिक रिएक्शन दिखाना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं हम एलर्जिक रिएक्शन। मैम ये बना तो IgM रही है मैम, ये IgE कहाँ से आई, आईजी दोबारा बताना। बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है ना हमारी एंटीबॉडीज, बी मैम जब सेल्स इसने हमारी ये प्रेजेंट होती हैं। ये एक सेंसिटाइजिंग इफेक्ट यहाँ पे दिखाती है। इस सेंसिटाइजिंग इफेक्ट की वजह से आप एक और केस आपको याद, अच्छा वो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स आप लोगों को याद है, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में क्या था, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में ना हमारे हिस्टामाइन रिलीज हो रहा था। यहाँ पे भी कुछ कुछ भाई, अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ने का ट्राई करोगे तो क्या होता है, जैसे ही आपके आईजीई यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, हमारी बी लिम्फोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है हिस्टामाइन। मैम सेरोटोनिन भी तो होता है ना, वो याद है, मास्ट सेल्स, यस मैम। मास्ट सेल्स, तो मास्ट सेल्स किसकी बनी होती थी, हिस्टामाइन की। तो मास्ट सेल्स बर्स्ट हो जाती है। अब जैसे ही मास्ट सेल बर्स्ट होती है, उसके अंदर से बहुत सारा हिस्टामाइन बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है। ये हिस्टामाइन रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिएक्शन की। जो एलर्जी दिखती है ना, वो एलर्जी जो इन्हीं की वजह से होती है। मास्ट सेल्स बर्स्ट हो जाएंगी, हिस्टामाइन आपका बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, उसी की वजह से आपका इन्फ्लेमेशन होगा, एलर्जी होगी, आपकी बॉडी के अंदर रेडनेस आएगी, जो भी साइड इफेक्ट्स नॉर्मली आपको आता है वही आएंगे। कोकोनट से किसी को भी एलर्जी नहीं होती, हो भी सकती है बेटा किसी किसी को,
जरूरी थोड़े ना। आपने पूछा मैम सेरोटोनिन। अच्छा, सेरोटोनिन क्या होता है? सेरोटोनिन एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन से सिक्रीट होता है ना, जो हमारी नर्व सेल्स होती है ब्रेन में, वो सिक्रीट करती है। सेरोटोनिन से कैसे एलर्जी हो सकती है? सेरोटोनिन आपकी स्लीप के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके बाउंड हीलिंग प्रोसेस के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। इन सब में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे एलर्जी नहीं हो सकती। मैम हाँ जी मैम एक बार आईजीएम का इधर वर्क बताना तो। मैम आईजी आपने आईजी था। आईजीएम का बेटा क्या होता है? देखो, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आपको याद होगा। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में दो टाइप की सेल्स हमारी बन रही थी। एक तो कौन सी सेल्स थी हमारी? प्लाज्मा सेल्स। एक थी हमारी मेमोरी सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं? प्लाज्मा सेल्स अपने अंदर से आईजीएम सिक्रीट करती हैं। आईजीएम एंटीबॉडी अपने अंदर से वो रिलीज कराती है। यही आईजीएम हमारी बॉडी को क्या देता है? एंटीबॉडी है ये एक टाइप से, तो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। तो जब सेम है किसी पैथोजन का दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर एनकाउंटर हुआ, तो दूसरी बार एनकाउंटर, तो तब आईजीजी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करता है। आईजीएम सिर्फ एक एंटीबॉडी है जो कब आती है? जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, मतलब पहली बार हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर होता है उस टाइम पे। ओके मैम, और जो दूसरी बार फिर? दूसरी बार वो आईजीजी बनाया। आपने संडे वाली क्लास नहीं लिया था? यस मैम ली संडे थी। वाली क्लास नहीं लिया था? यस मैम ली थी। कोई बात नहीं। तो देखो, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम होता है जब पहले फर्स्ट एनकाउंटर होता है, पहली बार पैथोजन आएगा। सेकंड टाइम पैथोजन आएगा तो आईजीजी आपकी बॉडी के अंदर बनता है। मैम चलो, वैसे आज का हमारा टॉपिक, हाँ, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो रह गया बच्चों बस, फिर इम्यूनिटी वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। एक बार लिम्फॉइड ऑर्गन्स को फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। हमारा पूरा ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मैं पूरे इम्यून सिस्टम की आपको डेफिनेशन बताऊं, तो ये वो ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। कोई भी बाहर से पैथोजन आएगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, एंड उस पैथोजन को मेमोरी के जैसे अपनी बॉडी के अंदर रिमेम्बर भी करके रखेगा हमारी बॉडी के अंदर। ये एलर्जिक रिएक्शंस भी कराता है। ऑटो इम्यून डिसीज भी हमारा रह रहा है अभी टॉपिक। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं, टिश्यूज आते हैं, सेल्स हो सकते हैं और एंटीबॉडीज आ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं हमारे दो टाइप के, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जो कि आपका लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन, मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन, मतलब वो बन रही हैं, वो मैच्योर हो रही हैं और फिर वो ग्रो कर रही हैं, इन तीनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑर्गन्स। उनको बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिख देती हूँ मैं आपका यहाँ पे, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन, मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ lymphocytes। एंड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर दो ऑर्गन आते हैं सिर्फ, बोन मैरो और सेकंड थाइमस। थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? Behind sternum and between lungs. हेड के पास प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस का साइज छोटा हो जाता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन में। एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर आएगा मेरा स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जिसको बोलते हैं, या फिर लिम्फ नोड और एमएलटी पे बहुत क्वेश्चन आता है, टॉन्सिल्स, और एक होता है हमारे पेयर्स पैचेस। ये हुआ हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में।
पहला प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्ट कराने में हेल्प करते हैं। अब देखो बोन मैरो कैसा दिखता है हमारा, ये हमारा बोन मैरो हुआ, येलो बोन मैरो होता है आपका, ये आपका रेड बोन मैरो होता है। ये वाला टॉपिक ना जनरली हम उसमें पढ़ते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में, बोन मैरो मैंने अच्छे से पढ़ाती हूँ वहाँ पे। फिर ये हमारा थाइमस ग्लैंड, स्टर्नम पता है ना, बीच में से स्टर्नम प्रेजेंट होती है, स्टर्नम के जस्ट बीनीथ साइड में प्रेजेंट होती है थाइमस। इम्यूनिटी की रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपकी एज बढ़ेगी, थाइमस का साइज छोटा होता चला जाता है। बोन मैरो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बी एंड, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस लाइन को लिख लेना। बोन मैरो आपका बी और टी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन की साइट है, मतलब बोन मैरो के अंदर आपका बी और टी लिम्फोसाइट्स बनती है। थाइमस प्रेजेंट होता है आपके हार्ट के पास में बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन मतलब स्टर्नम, बाइलोब्ड ऑर्गन होता है ये लार्ज होता है बर्थ के टाइम पे बट ग्रेजुअली रिड्यूस इन साइज एंड आपके प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत छोटा हो जाता चला जाता है। इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम बोन मैरो इज माइग्रेटेड टू थाइमस एंड मैच्योर। जैसे ही बोन मैरो क्या है, बी और टी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन वहां पे होता है, वहां से निकलेंगी और आपके थाइमस के पास आएंगी ये सेल्स और वहां पे इनका मैचुरेशन होगा। मैचुरेशन कहाँ पे होगा, थाइमस में। बनेगी कहाँ पे, बोन मैरो। इसीलिए टर्म लिखा था मैंने आपका फॉर्मेशन और आपका मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन, ये तीन होता है किसका, लिम्फोसाइट्स का, बी और टी लिम्फोसाइट्स का, बोन मैरो और थाइमस के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लीन और लिम्फ नोड और आपका मार्च, टॉन्सिल्स और पेयर पेचेस, वो चारों मैंने आपको बता दिया। ये रहा आपका स्प्लीन, जो आपका स्टमक होता है ना, स्टमक के जस्ट ऊपर की साइड छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है, ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, इसको हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ये हमारा लिम्फ नोड जो आपको ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रहा है, ऐसे आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। द ऑर्गन टू विच मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, इंटरैक्ट करती है एंड्रोजन के साथ एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। इफेक्टर सेल्स कौन सी सेल्स होती है, टी किलर सेल्स हमारी होती हैं। हाँ जी, आरबीसीज मर जाती हैं जब तो स्प्लीन के पास पहुंच जाती हैं। ये हमारे टॉन्सिल्स और ये पेयर्स पेचेस। पेयर पेचेस आपके कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की साइड प्रेजेंट होता है पेयर्स पेचेस, जो क्या काम करते हैं, रोकते हैं कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन, कोई पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, सब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आपकी गट्स के अंदर ना एंटर कर जाए। ये सब हुआ हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। स्प्लीन देख लो, स्प्लीन के बारे में भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। बीन शेप ऑर्गन होता है, लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स इसके अंदर होते हैं, वर्न आउट टिश्यूज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने का ये काम करता है। एरिथ्रोसाइट्स रिजर्वॉयर है एरिथ्रोसाइट्स का इन फीटस, फीटस के अंदर एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। और अगर एडल्ट की बात करेंगे बच्चों, एडल्ट का रिजर्वॉयर क्या है, एडल्ट के अंदर जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, हीमोपोएसिस कहाँ पे होता है एडल्ट्स में, फीटस के अंदर तो स्प्लीन में होता है, एडल्ट में किसमें होता है, लीवर, बोन मैरो, बेटा बोन मैरो के अंदर तो बी और टी लिम्फोसाइट बनता है, आरबीसी कहाँ बनता है, लीवर में, लीवर में बनता है, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड द नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, MALT की सबसे पहले फुल फॉर्म, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जितने भी आपके रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनोजेनिटल, क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है, MALT किस किस को कवर करके रखता है, पहला इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आता है, कितना परसेंटेज इसकी होती है, कितनी परसेंटेज इसकी होती है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बच्चों, 3 क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनिटल, इन तीनों के ट्रैक्ट की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है MALT। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये आपका 50% होता है लिम्फोइड टिश्यू का, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है इम्यून सिस्टम वाला पूरा टॉपिक। अब जरा क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी चीजें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। चलो सारे स्टूडेंट्स चैट सेक्शन में नहीं, पोल में आंसर करेंगे,
मैं पोल जनरेट कर रही हूँ, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 48 एंड ये आपके एमपीजी से ये क्वेश्चन आ रहे। बेटा लिम्फोइड टिश्यू ना आशुतोष आपका जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है ना उसमें है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसी मंथ में हम आपका स्टार्ट करेंगे ना आई थिंक ये वाला चैप्टर। एक सेकेंड मैं बता देती हूँ, आपका फोटोन वाला है ना, हाँ इसी नहीं नेक्स्ट मंथ में करेंगे, बट कैटलिस्ट वाले में कराऊंगी मैं। ये कैटलिस्ट वाला जो बैच है ना उसमें इस मंथ के एंड में कराएंगे, तो तब मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी, तब आप पढ़ लेना ये वाला टॉपिक पूरा। पूरा लिम्फेटिक सिस्टम वहां पे है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। बच्चों सिर्फ 1 मिनट मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू। नेक्स्ट करो 49, 50, 51। 49 का पोल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। विश्वा आपकी क्लास में आने के बाद ये टॉपिक मैंने समझाया है। जो तो फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ, मतलब जब हम कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, टिश्यू ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, टिश्यू ग्राफ्टिंग करता है, तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। एक सेकेंड 48 दिखा रही हूँ, ये देखो 48। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। डायरेक्टली दिख रहा है ऑप्शन। हाँ जी हो गया अंकुश आपका 48। 50 करो, 51 करो। ऑटो इम्यून 51 वाला क्वेश्चन अभी छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज वैसे अभी नहीं समझाया है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है अभी समझ लो। ऑटो इम्यून डिसीज वो डिसीज होती है जो आपका जब इम्यून सिस्टम आपका पूरी तरीके से वर्क नहीं करता है। अरे सुन लो बच्चों, छोड़ने के लिए कितना जल्दी रेडी रहते हो। सुनो, ऑटो इम्यून डिसीज बहुत छोटा सा टॉपिक है। वो डिसीज जब आपकी इम्यून सिस्टम आपका डिसफंक्शनिंग करने लग जाता है तब होती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। बस इतना सा है इसमें, और कुछ नहीं है। ऑटो, रिपीट करना। हाँ जी, ऑटो इम्यून एक बार रिपीट करना। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है जब आपका इम्यून सिस्टम आपकी खुद की सेल्स को ही एज अ पैथोजन, एज अ एंटीजन समझ के उनको किल करना शुरू कर देता है, आपकी खुद की सेल्स को। उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम कुछ मतलब बहुत केसेस में क्या करता है, अपनी ही सेल्स को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है नॉन सेल्फ समझ के। दिस इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी, एंड उससे होने वाली डिसीज को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज का एग्जाम्पल लिख लो, लिखो फटाफट से ऑटो इम्यून के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लिखो क्रॉनिक एनीमिया, लिखो क्रॉनिक
मैम आपका माइक बंद है। ऐसे कैसे हो गया? हाँ, अभी आ रही है ना आवाज? क्रॉनिक एनीमिया, मस्कुलर वीकनेस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारी डिसीज है मेरी ऑटो इम्यून डिसीज। अच्छा, यहाँ पे जो डिसीज लिखी है सोरियासिस और ये एल्जाइमर डिसीज तो पता होगा सबको। विटिलिगो ये क्या होता है? सोरियासिस क्या होता है? एक स्किन डिसऑर्डर होता है बच्चों। जब आपकी स्किन सेल्स क्या होती है 10 टाइम्स फास्टर क्या करने लग जाती है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है। 10 टाइम फास्टर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है, तो आपकी स्किन के ऊपर रेड रेड पैचेस आ जाते हैं। विटिलिगो के अंदर भी स्किन डिसऑर्डर है, जब आपकी बॉडी के अंदर मेलेनिन पिगमेंट जो है ना, वो मेलेनिन पिगमेंट अफेक्टेड हो जाए, उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर व्हाइट व्हाइट पैचेस आने लग जाता है। और एल्जाइमर डिसीज एक ब्रेन डिसऑर्डर है, अब आपकी मेमोरी और आपकी थिंकिंग स्किल्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। नेक्स्ट चले 52, 53, 54 करो फटाफट से आंसर्स। आप लोग अपनी वोटिंग के हिसाब से, यार वोटिंग तो बड़ी गंदी कर रहे हो आप लोग। 51 का आंसर 5 बच्चों ने ए वोट किया है, 6 बच्चों ने बी, 6 बच्चों ने ही सी, एक स्टूडेंट है हमारा बेचारा जिसने डी वोट किया है। इसका मतलब कोई इम्यूनिटी समझ नहीं आया बिल्कुल भी। अगर आप क्वेश्चन आगे मैम बी आंसर होगा ना उसका तो? इसका 51 का एक सेकंड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ रीमेटॉइड आर्थराइटिस होगा उसका 51 का आंसर करेक्ट। यस मैम मेरा करेक्ट है। रीमेटॉइड 50 का क्या होगा? कोलेस्ट्रॉम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। इम्यूनोग्लोबुलिन ए। हाँ बट फिर भी गलत। और पहले वाला बहुत इजी है, किडनी ग्राफ्ट को कौन रिजेक्ट करता है? वही CMI। यस मैम। 51 में नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज पे करना था ना। 51 में जो तो बोलेंगे नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज। हाँ रीमेटॉइड हमारी ऑटो इम्यून है और हमारी यस मैम। हाँ राइट 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 राइट। तो हमारा इसमें होगा रूमेटॉइड है एल्जाइमर, विटिलिगो, सोरियासिस। बट सोरियासिस, अल्जाइमर और विटिलिगो ये तो हमारे डिसऑर्डर्स हैं। आई थिंक इसका फिर ये होना चाहिए कि इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिसीज है। क्वेश्चन ये होना चाहिए फिर हमारा, Yes, ma'am. है ना? बिकॉज सोरियासिस, विटिलिगो और अल्जाइमर ये तो दोनों की दोनों तो हमारी वही हैं, स्किन डिसऑर्डर्स। मैम फिर तो क्वेश्चन मिस्टेक हो गई ना प्रिंटिंग। इसमें क्वेश्चन मिस्टेक ही लग रहा है। हाँ मेरे को क्वेश्चन मिस्टेक इसमें लग रहा है, हो सकता है। एक सेकेंड, जो हमारे विटिलिगो है ये भी एक तरीके से ऑटो इम्यून ही होता है। ऑटो इम्यून विटिलिगो भी होता है और र्यूमेटॉइड भी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है जो मेलेनिन पिगमेंट है ना वो अफेक्ट हो जाता है। और आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो मेलेनिन पिगमेंट को ही एक टाइप से, मेलेनिन पिगमेंट के अंदर वो पिगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके नॉर्मल स्किन कलर के लिए, उसको नॉर्मल समझने की स्टार्ट कर देता है। तो इसका जो हो सकता है ना वो सोरियासिस हो सकता है कि जो ऑटो इम्यून नहीं है। र्यूमेटॉइड ऑटो इम्यून है और विटिलिगो ऑटो इम्यून। एल्जाइमर और सोरियासिस में थोड़ा कंफ्यूजन है हमें। एल्जाइमर तो एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें मेमोरी और थिंकिंग सेल्स हमारी जनरली हाँ, तो एल्जाइमर भी हमारा ऑटो इम्यून डिसीज हो सकती है। बचा सोरियासिस, सोरियासिस बचा हमारा। अभी आप इसी को लगा दो, फिर हम इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो 52 वाला करो, 53 करो, 54 करो। एंड जो ये बच्चे इतना गलत गलत आंसर दे रहे हैं ना, प्लीज, बिकॉज देखो ना
आप लोगों ने 51 में 50 में 23 वोट एक को मिले हैं। पोल लॉन्च कर दो। एक सेकेंड, 52 को मैं कर चुकी हूँ ना पोल लॉन्च। Yes, ma'am. 53 वाला। आपकी नेक्स्ट क्लास कौन सी है अब? फिजिक्स की है मैम। फिजिक्स वाला यश सर के साथ होगी ना? यस मैम। Yes, ma'am. कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट चले जाना। मैम 53 का पोल आ गया। हाँ कर दिया है। सर को बोल देना आज 5 मिनट लेट स्टार्ट करें, हमारी क्लास लेट तक चली। वैसे भी क्लास थोड़ा लेट ही स्टार्ट होता है ना, 5-7 मिनट तक तो बच्चे ज्वाइन ही करते रहते हैं। तो 54 तक मैंने पोल लॉन्च कर दिया। एंटीविनोम इंजेक्शन, एंटीविनोम वही स्नेक बाइट वाला, कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज भाई। जबकि पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी, उनके अंदर क्या होता है? प्रीफॉर्म, पहले से बनी हुई एंटीबॉडी। जबकि पोलियो के अंदर एड्यूनेटेड, हार्वेस्टेड। एक्टिवेटेड पैथोजन होता है, एटीन्यूएटेड। एड्यूनेटेड। एटीन्यूएटेड, वेरी गुड। लेकिन हमारे बच्चों ने Ma'am, हाँ हाँ अरे 53 क्वेश्चन का पोल शो नहीं हो रहा। 53 का Yes, ma'am. मैं पोल तो है 53 का। हाँ मैम शायद है। फिर रीजॉइन करना मैम पड़ेगा। है। रीजॉइन करोगे तो पोल आई थिंक डिलीट नहीं यस होंगे। मैम है। है 53 का। मार्च देखो, बताया था ना क्वेश्चन आता है मार्च से। हो गया बच्चों 54 तक, नेक्स्ट चले। यस मैम हो गए। हो गया मैम। 55 56 रुकिए, क्यों रुके मिश्बा? इतना टाइम नहीं मिलता एक क्वेश्चन को सॉल्व करने, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है देखो। फिफ्टी सिक्स शो नहीं हो रहा पोल। कौन सा? 56। बेटा शो तो हो रहे हैं सारे, पोल ऐसे मत बोलो। मेरे में नहीं हो रहा। एक बार रीजॉइन करके देख लो, हो जाएंगे। हो रहा, पहले नहीं हो रहा था। यस मैम, रीजॉइन करने से शो हो रही है। मैम 56 करना है। हाँ जी 56। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज, डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडी की ना पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस? के लिए आप क्या करोगे? मेजर डेफिशिएंसी एंटीबॉडीज, हीमोसाइट, सीरम ग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन प्लाज्मिन, सीरम एल्ब्यूमिन। सोच के देखो। डन। वैसे आगे क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, बट आपके फिजिक्स सर आप पे गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती।
आप लोगों को ना मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, तो आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से, एंड फिर कोई भी डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास में कल मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चों? Shani ma'am, how much time will you take? हो चुका है फिनिश। Okay. सो बच्चों, सी इन द नेक्स्ट क्लास। Bye, ma'am. बाय बाय। Good night, ma'am. गुड नाइट।